हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। वेलकम बैक टू वन चलो माइनिंग मिरर। इस वीडियो सीरीज में हम लोग बात कर रहे थे कोड्स के बारे में और अभी तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं चैप्टर नंबर 3 तक और चैप्टर नंबर 4 का पार्ट 1। और आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे चैप्टर नंबर 4 का जो ऑक्यूपेशनल सेफ्टी और हेल्थ होता है उसी का पार्ट नंबर 2। और इसमें जहां तक हम लोग पिछला वीडियो में किए थे उसी के आगे बढ़ेंगे, OSWC कोड 2020 और OSWC सेंट्रल रूल 2026 को साथ में लेके। ठीक है, तो इसमें स्पेशली हम लोग बात करने वाले हैं सेफ्टी कमेटी के बारे में। तो सेफ्टी कमेटी जो नॉर्मली हम लोग पीट सेफ्टी कमेटी बोलते हैं, ये सब कोई जानते हैं क्योंकि पहले हम लोग 1952 माइंस एक्ट और 1955 माइंस रूल के तहत सेफ्टी कमेटी को जानते थे। तो यहाँ पे हम लोग को जानना पड़ेगा कि कोड जो है, जो 2020 कोड हो गया या फिर जो सेंट्रल रूल हो गया, उसके अनुसार जो सेफ्टी कमेटी है उसमें क्या चेंजेस हुआ है, क्या नया एडिशन हुआ है, किस चीज़ को वहाँ से रिमूव कर चुका है। तो वो चीज़ को हम लोग जानेंगे इस वीडियो में। बड़ा मज़ा आएगा। ठीक है, बड़ा अच्छा वाला चीज़ है, नया नया एकदम नया है। ठीक है, तो उसको हम लोग बात करेंगे इस वीडियो में। उससे पहले आपको ये भी बता दें कि पिछला जो वीडियो था या पिछला जितना भी चैप्टर अभी तक हम लोग कंप्लीट किए हैं उसके अनुसार ये जो फॉर्म्स है, ये मैं पिछले वीडियो में डालना भूल गया था, तो इसको आप स्क्रीनशॉट मार कर रख लीजिएगा, बड़ा काम आएगा आपको। ठीक है, फॉर्म 1 से लेके अभी तक जितना भी हम लोग फॉर्म्स देख चुके हैं जो कि एक्चुअली माइंस के लिए अप्लीकेबल है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले मैं जैसे हर वीडियो में बोलता हूँ, इस वीडियो में बोलना चाहूँगा कि यहाँ पे देखोगे हम लोग को इंडिया गवर्नमेंट दिया है 4 कोड, जो यहाँ पे आपको देख चुके हैं डायरेक्टली। OSWC कोड 2020 जो अभी हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, सोशल सिक्योरिटी कोड, इंडस्ट्रियल कोड 2020, वेज कोड 2019 और उसका रिलेटेड जो भी उसका रूल है OSWC सेंट्रल रूल 2026, सोशल सिक्योरिटी सेंट्रल रूल 2026, इंडस्ट्रियलाइजेशन सेंट्रल रूल 2026, कोड एंड वेजेस सेंट्रल रूल 2026। अभी हम लोग फिलहाल पढ़ रहे हैं कोड और उसका सेंट्रल रूल के बारे में। इसके साथों साथ हम लोग का और भी 2 रेगुलेशन आ रहे हैं। जो CMR 2017 था वो CMR 2026 बन के आ रहा है और MMR 1961 जो था वो MMR 2026 बन के आ रहा है। अभी ड्राफ्ट में है, बहुत जल्दी आ जाएगा। ठीक, एग्जाम से पहले आ जाएगा। तो वो भी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस है। आप ड्राफ्ट देखिएगा तो पता लगेगा। ठीक है, तो बाकी यहाँ पे आपको स्क्रीनशॉट के लिए यहाँ पे मैं दे देता हूँ कि यहाँ पे जितना भी हम लोग का कोड लागू हुआ था, कब ये आया था, कब उसका ऑर्डर नंबर क्या होता है, स्टैट्यूटरी ऑर्डर नंबर, इसको ध्यान रखिए। ये डायरेक्ट क्वेश्चन हो सकता है। ये कोड का नाम हो गया, कब अप्रूव हुआ था और कब ये फोर्स में आया, जो इम्प्लीमेंट हुआ 21 नवंबर 2025 में। और इसी के साथ साथ जो उसका रिलेटेड जो रूल होता है, ये कब फोर्स में आया उसका भी यहाँ पे नाम है, उसका यहाँ पे ऑर्डर नंबर है, जो जनरल स्टैट्यूटरी रूल नंबर है उसको देख लीजिएगा। और ये कब ये फोर्स में आया, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन हो सकता है, चाहे आपका DGMS का एग्जाम हो, चाहे आपका माइंस का कोई भी बाहर का एग्जाम हो। ठीक है, उसके साथ साथ मैं ये भी बता दूं, जो OSWC कोड 2020 है वो 13 नंबर ऑफ एक्ट को रिप्लेस किया है, जिसमें अपना माइंस एक्ट 1952 भी इसमें शामिल है। ठीक है, तो इसके साथ साथ जो देखिएगा, फैक्ट्री एक्ट, प्लांटेशन का एक्ट, वर्किंग जर्नलिस्ट, मोटर ट्रांसपोर्ट, बीड़ी सिगर फैक्ट्री, कॉन्ट्रैक्ट लेबर का एक 1970 में एक्ट था। उसके बाद में इंटर माइग्रेंट, सीनियर वर्कर्स, डॉक वर्कर्स, बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन, ये सभी को रिप्लेस कर रहा है ये। उसके साथ साथ इसका जो हम लोग सेंट्रल रूल है, ये भी 15 नंबर ऑफ रूल को रिप्लेस कर रहा है, जिसमें अपना 1955 माइंस रूल भी शामिल है, माइंस रेस्क्यू रूल, माइंस वोकेशनल रूल, पीटेड बाथ रूल, माइंस क्रीज रूल, सेंट्रल लेबर लॉ का एक लॉ था उसको भी, रूल था उसको भी रिप्लेस किया। उसके साथ देखोगे यहाँ पे एक ईज ऑफ कंप्लायंस 2017 में आया था, जो डिफरेंट रजिस्टर जो था बहुत सारा, उसको ईजी करने के लिए 4 रजिस्टर में कन्वर्ट कर दिया था, उसको भी रिप्लेस कर चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारे चेंजेस हम लोग को देखने मिला, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे भरा हुआ है। भाई आराम से इसको पढ़ाई करते रहो। ठीक है, बड़ा काम आने वाला है। तो चलिए आज हम लोग बात करेंगे OSWC कोड 2020 और OSWC सेंट्रल रूल 2026 का चैप्टर नंबर 4, जिसमें आता है ऑक्यूपेशनल सेफ्टी का पार्ट नंबर 2। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले आप अगर मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब मेरे चैनल। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करना मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं सीधा PDF से। ओके, तो ये हो गया अपना OSWC कोड 2020, उसका ये चैप्टर नंबर 4 ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ, जिसमें हम लोग पिछला जो पार्ट 1 में हम लोग कवर किए थे नेशनल ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड एडवाइजरी बोर्ड, जिसको हम लोग नॉर्मली नेशनल बोर्ड बोलते हैं। और नेशनल बोर्ड में कौन कौन मेंबर होते हैं और उनका जो उनको असिस्ट करने के लिए जो टेक्निकल कमेटी और उनका एडवाइजरी बोर्ड, उसके साथ साथ जो स्टेट का जो टेक्निकल कमेटी एंड एडवाइजरी बोर्ड, उसके बारे में हम लोग जाने थे। और उसी के साथ साथ उसका सेंट्रल रूल में उसका पूरा डिस्क्रिप्शन था, कैसे फंक्शन करता है, कैसे उनको रेजिग्नेशन करना पड़ता है, कैसे उनको एक्सेप्टेंस होता है, कैसे उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, कैसे उनका जो मेंबरशिप है उसको हम लोग सीज कर सकते हैं, वो सारा चीज़ के बारे में रूल में हम लोग देखे थे। ठीक है, उसके बाद चलते हैं सेक्शन 18। ये जो सेक्शन 18 है ये ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं।
आपको याद आ रहा है? ये होता है ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ स्टैंडर्ड्स। ये कहाँ पे था? ये था चैप्टर नंबर 3, जहाँ पे हम लोग बात कर रहे थे द ड्यूटीज ऑफ एम्प्लॉयर्स। एम्प्लॉयर्स का, ओनर एजेंट और मैनेजर का, स्पेशली ओनर एजेंट का क्या ड्यूटी होता है, उसी ड्यूटी में था कि भाई सेंट्रल गवर्नमेंट जो भी स्टैंडर्ड हम लोग को देगा उसी स्टैंडर्ड को हम लोग को फॉलो करना है और कंप्लाई करना है। तो फिर से यहाँ पे मैं इसको बोल के आपका टाइम ज़्यादा नहीं लूँगा, लेकिन फिर भी थोड़ा सा यहाँ पे रिमाइंड कर देता हूँ कि ये जो स्टैंडर्ड्स होता है क्या क्या होता है, कि भाई आपका जो वर्किंग कंडीशन होता है या फिर आपका जो वर्किंग प्लेसेस होता है, वर्किंग एनवायरनमेंट होता है, वहाँ पे कैसे होना चाहिए। तो यहाँ पे फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल हैजर्ड्स होता है, उसको वहाँ पे केयर लेना चाहिए या फिर वहाँ से हटा देना चाहिए जहाँ पे हम लोग का लोग काम करते हैं। जो हजार्ड्स होता है उनको, जितना भी एम्प्लॉयज़ होते हैं वहाँ पे काम करते हैं, उनको पता होना चाहिए। तो वहाँ पे अवेयरनेस प्रोग्राम होना चाहिए, उनको ट्रेनिंग मिलना चाहिए। क्या क्या सिम्टम होता है हजार्ड्स का, कैसे आपको पता चलेगा, कैसे ट्रीटमेंट करिएगा, किस तरह से मॉनिटर करना है, किस तरह से खुद को जो एक्सपोज कर रहे हैं खुद को काम करने के दौरान बहुत सारा हजार्ड्स को, किस तरह से आप उनको मिटिगेट कर पाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोज खुद को ना करे, एक लिमिटेशन होना चाहिए। हम लोग को वहाँ पे मेजरमेंट करना पड़ेगा कितना खुद को एक्सपोज कर रहा है एम्प्लॉय। इस सारा चीज़ के बारे में हम लोग यहाँ पे देखे थे। उसके साथों साथ ये भी था, देखो ये पर्टिकुलरली एसएमपी के बारे में, जो हजार्ड आइडेंटिफिकेशन एंड रिस्क एनालिसिस, इसी के बारे में यहाँ पे बता रहा था। उसके बाद देखो मेडिकल एग्जामिनेशन। मेडिकल एग्जामिनेशन के बारे में भी था कि भाई आपको मेडिकल एग्जामिनेशन फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे एम्प्लॉयर वहाँ पे प्रोवाइड कराएगा सबको। और नॉर्मली होता है वही, जाके हम लोग को देखना पड़ेगा कोई किसी को ऑक्यूपेशनल डिजीज वगैरह ना हो, जो कि 3rd शेड्यूल में पर्टिकुलर लिखा हुआ है। उसके बाद 2nd शेड्यूल के बारे में बात हुआ था। 2nd शेड्यूल में मैटर्स दिया हुआ है जिसके ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट हम लोग को स्टैंडर्ड बना के देगा, जिसको हम लोग को फॉलो करना है। तो ये सारा चीज़ के बारे में हम लोग, ये सेक्शन 18 कवर करता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बोला है कि अगर कुछ चेंजेस करना है 2nd शेड्यूल में, जो मैटर्स रहता है, जिसमें मैटर्स मतलब क्या होता है कि कौन सा स्टैंडर्ड हम लोग को सेंट्रल गवर्नमेंट देगा। अगर हम लोग को लगता है कि नहीं और भी कुछ वहाँ पे ऐड कर सकते हैं हम लोग, तो वहाँ पे हम लोग नेशनल बोर्ड का रेफरेंस लेके सेंट्रल गवर्नमेंट को हम लोग अपील कर सकते हैं। नेशनल बोर्ड उसमें बात करेगा कि और कुछ ऐड करना है तो करना है कि नहीं करना है। जो भी रिकमेंडेशन देगा उसके बाद उसका ऐड करने से, 2nd शेड्यूल में ऐड करने के लिए हम लोग को 45 डेज का टाइम मिलेगा। उसी के दौरान आप ऐड हो जाएगा वो, ठीक है, जांच करके। अगर स्टेट गवर्नमेंट चाहेगा कुछ ऐड करने के लिए, कुछ चेंजेस करने के लिए स्टैंडर्ड में, तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ बात करके ही करेगा। तो ये था ओवरऑल सेक्शन 18 का ये पार्ट, ठीक है। तो अभी हम लोग चलते हैं सेक्शन नंबर 19, रिसर्च रिलेटेड एक्टिविटी। ये रिसर्च रिलेटेड एक्टिविटी मतलब क्या होता है कि जो रिसर्च कराना है, कौन सा फील्ड में करना है, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ के फील्ड में। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट चाहेगा कुछ रिसर्च कराना जो एम्प्लॉय का ऑक्यूपेशनल सेफ्टी और हेल्थ रिलेटेड होता है, अगर कुछ रिसर्च कराना है, तो ये एक कुछ इंस्टीट्यूशंस होते हैं जिसको वो बोलेगा या जिसको वो नोटिफाई करेगा कि भाई ये चीज़ का हमको करना है रिसर्च। तो यहाँ पे ये ड्यूटी रहेगा, द ड्यूटी ऑफ सच इंस्टीट्यूशंस। जो रिसर्च इंस्टीट्यूशंस होते हैं उनका ये ड्यूटी रहेगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट जो भी बोलेगा उनको रिसर्च करने के लिए, उनके ऊपर वो रिसर्च करेंगे, एक्सपेरिमेंट करेंगे और सबमिट करेंगे रिकमेंडेशन टू द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। तो ये रिसर्च जो होता है नॉर्मली क्या होता है कि क्योंकि अभी हम लोग क्या कर रहे हैं ना, हर फील्ड में आगे बढ़ रहे हैं, खास करके हम लोग टेक्नोलॉजी को एडवांस कर रहे हैं, चाहे वो सेफ्टी के लिए हो चाहे हेल्थ के लिए हो। तो कभी कभार ऐसा होता है कि जैसे आप देखिएगा अभी टोटल वर्ल्ड में का जो माइनिंग सेक्टर होता है, आप ऑस्ट्रेलिया को इंक्लूड कर लीजिए, अमेरिका, चाइना, ब्राज़ील, अफ्रीका में जितना भी देख लीजिएगा, उसमें क्या है कि कहीं कहीं जगह पे कुछ नया नया कुछ ना कुछ हेल्थ और सेफ्टी को लेके एडवांसमेंट हो ही जाता है, खास करके टेक्नोलॉजी को लेके। अगर इस तरह का कुछ खबर हम लोग को मिलता है या फिर अगर हम लोग को कुछ आइडिया आता है कि भाई ऐसा भी हो सकता है, तो उसको इम्प्लीमेंट करने से पहले थोड़ा सा वहाँ पे एक्सपेरिमेंट करना जरूरी होता है। इसीलिए सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट बोलता है इस इंस्टीट्यूशन को कि भाई आप इसमें एक बार रिसर्च कर लो, कुछ एक्सपेरिमेंट कर लो, उसके बाद डेमोन्स्ट्रेशन देख लो भाई कैसा है, काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। उसके बाद जो रिकमेंडेशन दोगे उसी रिकमेंडेशन को लेके हम लोग वहाँ पे इम्प्लीमेंट कर देंगे। तो ये होता है रिसर्च एंड रिलेटेड एक्टिविटी सेक्शन 19 के बारे में, ओके। उसके बाद चलते हैं सेक्शन नंबर 20, सेफ्टी एंड ऑक्यूपेशनल हेल्थ सर्वे। इसको ध्यान देना, हेल्थ सर्वे, ठीक है, बात हो रहा है। तो ये सर्वे का मतलब क्या होता है, जो हेल्थ सर्वे होगा, ये हेल्थ सर्वे अपना जो भी रेगुलेटरी बॉडी होते हैं वो अपना माइंस में कभी भी आके ये हेल्थ सर्वे कर सकते हैं, तो उसी के बारे में है। तो यहाँ पे पहला क्या बोल रहा है, एट एनी टाइम ड्यूरिंग द नॉर्मल वर्किंग आवर्स ऑफ एन एस्टेब्लिशमेंट। कोई भी एस्टेब्लिशमेंट का, देखो ये कोड क्या है कि कॉमनली सबके लिए है, जितना भी हम लोग का इंडस्ट्री है या जितना भी हम लोग का 13 नंबर इंडस्ट्री का जो एक्ट है जिसको रिप्लेस किया है कोड, ये सभी के लिए कॉमन है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे स्पेशली अगर हम लोग माइंस के बारे में बात करें, यहाँ माइंस के बारे में लिखा हुआ है। तो ये लोग क्या है, जो भी आके सर्वे करना चाहता है तो वो नॉर्मल वर्किंग आवर से कभी भी आ सकता है। तो देखो कौन कौन आते हैं और किसके लिए आते हैं। पहला चीज़ यहाँ पे बात करता है चीफ इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर इन द केस ऑफ फैक्ट्री और माइन।
तो अगर माइंस के बारे में बात करें यहाँ पे स्ट्रेट यहाँ पे आता है चीफ इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर पहला। उसके बाद यहाँ पे देखो डायरेक्टर जनरल ऑफ फैक्ट्री एडवाइस सर्विस एंड लेबर इंस्टीट्यूट इन केस ऑफ फैक्ट्री। तो ये फैक्ट्री के बारे में है, तो इसको आप चाहे तो याद रख सकते हैं, चाहे तो इसको स्किप कर सकते हैं, ठीक है। सी में देखो डायरेक्टर जनरल ऑफ माइन सेफ्टी इन केस ऑफ माइंस। माइंस के केस में डीजीएमएस यहाँ पे आ सकता है, ठीक है। ये हो गया, तो यहाँ पे के माइंस का मिला, यहाँ पे के माइंस का है। और क्या बोल रहा है, डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज इन द केस ऑफ फैक्ट्री एंड माइन। अगेन यहाँ पे हेल्थ सर्विसेज को लेके डायरेक्टर जनरल उनका जो रहता है हेल्थ सर्विसेज, वो भी यहाँ पे आ सकते हैं। 3 हो गया। उसके बाद 5 क्या बोल रहा है यहाँ पे, सच अदर ऑफिसर में ऑथराइज्ड बाय द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट इन केस ऑफ एनी अदर एस्टेब्लिशमेंट और क्लास ऑफ एस्टेब्लिशमेंट, ठीक है। तो सिंपल जी स्ट्रेट यहाँ पे बोल रहा है माइंस के क्षेत्र में यहाँ पे 3 लोग आ सकता है हेल्थ सर्वे करने के लिए। पहला यहाँ पे चीफ इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर, डायरेक्टर जनरल ऑफ माइन सेफ्टी और डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज, ये तीनों यहाँ पे आ सकते हैं हेल्थ सर्वे करने के लिए। और बाकी अगर गवर्नमेंट को लगता है कि भाई और कोई भी जाने से ठीक रहेगा, तब भी वो वहाँ पे भेज सकते हैं, ठीक है। ये हो गया हेल्थ सर्वे करने के लिए, ठीक है। तो 1952 में भी हम लोग को पता था, कभी अगर कोई भी माइंस इंस्पेक्टर कभी माइंस में आता है देखने के लिए, तो 3 दिन पहले वो नोटिफाई करेगा। यहाँ भी ऐसा पर्टिकुलरली बोला नहीं कि 3 दिन, लेकिन यहाँ पे बोला है कभी भी वो आते हैं यहाँ पे सर्वे करने के लिए, उससे पहले एक नोटिस देंगे राइटिंग ले, ठीक है। राइटिंग में एक नोटिस देंगे कि भाई हम लोग आ रहे हैं हेल्थ सर्वे करने के लिए। तो वो जो माइंस में आएंगे हेल्थ सर्वे करने के लिए, उनको जो भी फैसिलिटी चाहिए सर्वे करने के लिए, वो सारा फैसिलिटी एम्प्लॉयर प्रोवाइड करेगा, ये तो सही है। उसके साथ साथ जो भी वो अगर कुछ सैंपल लेना चाहते हैं, तो वो सैंपल लेने के लिए भी हेल्प करेगा, ठीक है। ये हो गया सिंपल चीज़, जो कि नॉर्मल ड्यूटीज होता है। उसके बाद देखो यहाँ पे 2 नंबर बात करता है, अगर यहाँ पे अगर वो आते हैं सर्वे करने के लिए, और उस सर्वे के टाइम में अगर उनको चाहिए कि एक आदमी वहाँ पे आए और खुद को वहाँ पे मेडिकल एग्जामिनेशन कराए, तो वहाँ पे जो भी उनके साथ रहेगा वो आके वहाँ पे करा सकता है। और वो कराने के लिए उनको जो भी एक्स्ट्रा वेजेस मिलना चाहिए, जो भी उनका वेजेस है, जो भी उनको एक्स्ट्रा वेजेस या ओवर टाइम वर्क उनको मिलना चाहिए, तो वो उनको वहाँ पे मिलेगा, ठीक है। ये सिंपल चीज़ यहाँ पे क्लियर कर दे रहा है, ओके। तो ये हो गया अपना हेल्थ सर्वे वाला चीज़, सिंपल चीज़ है, ओके। तो अब चलते हैं सेक्शन 22, और जिसके लिए हम लोग अभी तक वेट कर रहे थे, जो है अपना सेफ्टी कमिटी एंड सेफ्टी ऑफिसर्स, ठीक है। सेफ्टी कमिटी हम लोग पहले भी देखे हुए हैं 1955 माइंस रूल 1952 माइंस एक्ट के तहत। तो आज इसमें देखते हैं हम लोग कोड के हिसाब से क्या बोल रहा है। द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट में बाय जनरल और स्पेशल ऑर्डर रिक्वायर एन एस्टेब्लिशमेंट और क्लास ऑफ एस्टेब्लिशमेंट टू कॉन्स्टिट्यूट द प्रिस्क्राइब्ड मैनर ऑफ सेफ्टी कमिटी कंसिस्टिंग द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द एम्प्लॉयर्स एंड वर्कर्स एंगेज्ड इन सच एस्टेब्लिशमेंट इन सच ए मैनर। उसके बाद जो दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे पहला चीज़ यहाँ पे बात कर रहा है कि अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कौन होता है, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो। तो मैं आपको बोला था पहले कि स्टेट गवर्नमेंट जो होता है उसके अंडर में 2 चीज़ मेनली रहता है जिसको कंट्रोल करता है, एक होता है फैक्ट्री और एक होता है प्लांटेशन। तो बाकी जितना भी अपना माइंस के बारे में अगर बात करें, वो सेंट्रल गवर्नमेंट जो होता है उसके अंडर में आता है। तो अगर माइंस के बारे में बात करें तो सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूट करेगा सेफ्टी कमेटी, ठीक है, माइंस में। अब देखो यहाँ पे एक स्पेशल चीज़ दिया है, जो कि 1955 माइंस रूल जो था पहले उसके हिसाब से नहीं है, थोड़ा सा यहाँ पे डिफरेंट है। क्या डिफरेंट है? The number of representatives of the workers on the committee shall not be less than the number of representatives of the employer। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, पहले जैसे था कि भाई 5 जन रहेंगे मैनेजमेंट की तरफ से नोमिनेटेड बाय मैनेजर, 5 जन रहेंगे कॉम्पिटिटिव पर्सन या फिर वर्कर्स, उसके बाद जो अपना वर्कमैन इंस्पेक्टर रहते हैं वो लोग रहते हैं। यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे डायरेक्टली बोल रहा है कि नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम द वर्कर शुड नॉट बी लेस देन द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द एम्प्लॉयर। मतलब अगर मैनेजर या मैनेजमेंट की तरफ से जितना भी लोग नॉमिनेट होकर वहाँ पे बैठेंगे, वर्कर की तरफ से उतना ही लोग बैठेंगे, उससे कम नहीं होगा, ठीक है। तो उसका जो डिटेल्स है कैसे होता है उसको हम लोग देखेंगे रूल में, लेकिन यहाँ पे इसको ये हाईलाइट किया है, ये एक डिफरेंट थिंग है, ठीक है, एक एडिशन है। उसके बाद द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द वर्कर शैल बी चूजन इन सच ए मैनर सच पर्पज बी प्रिस्क्राइब्ड इन द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। और वो जो रिप्रेजेंटेटिव वर्कर्स का जो रिप्रेजेंटेटिव रहेंगे उनको कैसे चूज करना है, कैसे सिलेक्ट करना है, उसके लिए गवर्नमेंट वहाँ पे प्रिस्क्राइब करके आपको देगा, वो भी हम लोग को मिल जाएगा सेंट्रल रूल में, ओके। ये हो गया पहला चीज़ कि भाई गवर्नमेंट यहाँ पे एस्टेब्लिश करेगा सेफ्टी कमेटी। अब चलिए देखते हैं कि जो सेफ्टी कमेटी रहेगा उनका स्केल क्या रहेगा। स्केल मतलब क्या होता है कि कितने लोग रहने से वहाँ पे एक सेफ्टी कमेटी हम लोग कॉन्स्टिट्यूट करेंगे। 1955 माइंस रूल के अनुसार क्या था हम लोग का कि भाई 100 लोग अगर रहते हैं वहाँ पे सेफ्टी कमेटी हम लोग को बनाना है। यहाँ पे क्या ना कोड है, इसलिए सारा जितना भी हम लोग का एस्टेब्लिशमेंट है सभी के लिए दिया है, तो हम लोग माइंस के लिए देखेंगे, फिर भी देख लेते हैं, अगर आप याद रखना चाहेंगे तो रख सकते हैं। पहला चीज़ बता रहा है फैक्ट्री।
अगर फैक्ट्री के बारे में बात करें, अगर 500 लोग हैं या फिर उससे ज़्यादा है तो वहाँ पे आपको सेफ्टी कमेटी बनाना है, ठीक है। अगर फैक्ट्री जिसमें हजारस प्रोसेस हम लोग का इन्वॉल्व है, वहाँ पे 200 अगर 50 वर्कर्स या उससे ज़्यादा है तो वहाँ पे सेफ्टी कमेटी बनाना है। अगर बिल्डिंग और अदर कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए देखेंगे तो वहाँ पे भी 250 वर्कर्स या उससे ज़्यादा अगर हैं तो वहाँ पे सेफ्टी कमेटी बनाना है। ये हो गया आउटसाइडर के बाद। अब देखो माइंस के बारे में क्या स्पेशल बोल रहा है। माइन जहाँ पे 100 वर्कर्स और मोर आर ऑर्डिनरली एम्प्लॉयड, जहाँ पे 100 या उससे ज़्यादा लोग वहाँ पे ऑर्डिनरली एम्प्लॉयड है या काम करते हैं रोज, तो वहाँ पे आपको सेफ्टी कमेटी बनाना है, ठीक है। उसके साथों साथ यहाँ पे और एक प्रोविजन बता रहा है, द एम्प्लॉयर शैल ऑल्सो अपॉइंट, ठीक है, द एम्प्लॉयर शैल ऑल्सो अपॉइंट सच नंबर ऑफ सेफ्टी ऑफिसर्स who shall possess such qualification or perform such duties as may be prescribed by the appropriate government। तो यहाँ पे बात कर रहा है कि सेफ्टी कमेटी के साथों साथ यहाँ पे एम्प्लॉयर, मतलब जो भी माइंस का एम्प्लॉयर हो, ओनर, एजेंट, मैनेजर हो या फिर फैक्ट्री का कोई भी एम्प्लॉयर हो, तो वो लोग क्या करेंगे, नंबर ऑफ सेफ्टी ऑफिसर, मतलब यहाँ पे एक सेफ्टी ऑफिसर की बात नहीं हो रहा है, मतलब है कि वहाँ पे चाहे एक हो चाहे मोर देन वन सेफ्टी ऑफिसर को आपको अपॉइंट करना है, ठीक है। उसको क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, कितना नंबर ऑफ सेफ्टी ऑफिसर, कैसे उनका स्केल रहेगा, वो सब हम लोग देखेंगे रूल में, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज़ क्लियर हो गया कि फैक्ट्री जिसमें है, जिसमें 500 या उससे ज़्यादा है तो वहाँ पे, फैक्ट्री जिसमें हजारस प्रोसेस है वहाँ पे 250, और बिल्डिंग और कंस्ट्रक्शन में 250, और माइंस मिले 100 वर्कर अगर काम कर रहे हैं या 100 अगर पर्सनस वहाँ पे ऑर्डिनरली एम्प्लॉयड है तो वहाँ पे हम लोग को सेफ्टी कमेटी बनाना है, ठीक है। अब चलते हैं रूल में, उसको देख लेते हैं। रूल नंबर 14 डायरेक्ट बात करता है सेफ्टी कमेटी के लिए, ठीक है। तो ये जो सेफ्टी कमेटी है, पहले एक ओवरऑल आइडिया यहाँ पे देगा, उसके बाद हम लोग को कैसे उसका कंपोजिशन होता है, कैसे उसका फंक्शन करता है, उसको हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो पहला चीज़ यहाँ पे बात कर रहा है, एवरी एस्टेब्लिशमेंट एम्प्लॉइंग, जितना भी एस्टेब्लिशमेंट होता है जिसके लिए ये रूल अप्लीकेबल है, वहाँ पे अगर 500 और मोर वर्कर्स काम करते हैं तो वहाँ पे एक सेफ्टी कमेटी हम लोग को कॉन्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। किसके द्वारा? एम्प्लॉयर के द्वारा, ठीक है। तो ये जो 500 यहाँ पे बोला, ये बोला है कि जितना भी एस्टेब्लिशमेंट होता है, लेकिन माइंस के लिए नहीं बोला, ठीक है। ये बाकी जो माइंस को छोड़ के जितना भी एस्टेब्लिशमेंट है सभी के लिए बात हुआ, जो ऑलरेडी हम लोग बात कर चुके हैं, 500, 250 एंड 250। अगर हम लोग माइंस के बारे में बात करें तो यहाँ पे इसको मेंशन नहीं किया है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये कंफर्म है कि जो माइंस में हम लोग अगर 100 उससे ज़्यादा लोग हैं तो वहाँ पे हम लोग को सेफ्टी कमेटी बनाना है। तो सोच सकते हैं कि माइनिंग कितना हजारस इंडस्ट्री है, ठीक है। उसके बाद सेफ्टी कमेटी का टेन्योर जो होता है वो 3 इयर्स होता है, ठीक है। ये भी माइंस के लिए भी अप्लीकेबल है, 3 ईयर्स है, उसको देखेंगे हम लोग बाद में। थोड़ा सा देख लो यहाँ पे 3 साल का है, मतलब ये जितना भी इंडस्ट्री है सभी के लिए सेफ्टी कमेटी का टेन्योर 3 साल रहेगा। उसके बाद क्या बोला, इट शैल मीट एटलीस्ट वंस इन एवरी क्वार्टर, हर क्वार्टर में एक बार ये लोग मीटिंग करेगा या मिलेगा। ये किसके लिए बोला? सभी के लिए। लेकिन यहाँ पे देखो माइंस के लिए स्पेशल चीज़ यहाँ पे बोल रहा है, सेफ्टी कमेटी का जो मीटिंग होगा वो एटलीस्ट वंस इन ए मंथ, मंथ में एक बार मिनिमम उनको मिलना है, ठीक है। नॉर्मली पहले भी हम लोग का वैसे ही था, ठीक है। उसके बाद क्या बोलता है, सेफ्टी कमेटी शैल बी एडिक्वेटली एंड सुइटेबली इन्फॉर्म्ड ऑफ। तो यहाँ पे बोल रहा है कि जो सेफ्टी कमेटी है उसके पास में बहुत सारा इंफॉर्मेशन रहना जरूरी है। किसके किसके बारे में? पहला हो गया देखो, पोटेंशियल सेफ्टी एंड हेल्थ हैजर्ड्स टू व्हिच द वर्कर्स में बी एक्सपोज्ड एट वर्क प्लेस। मतलब जहाँ पे वर्कर्स काम करते हैं तो वहाँ पे वर्कर्स कौन सा हेल्थ हजार्ड या अनसेफ कंडीशन को खुद को एक्सपोज करते हैं। मतलब वहाँ पे कोई अनसेफ कंडीशन है, कोई हजार्ड है, लेकिन वहीं पे हम लोग जाके काम करते हैं, वो खबर उनके पास होना चाहिए पहले। और एक सेकंड होता है कि डाटा ऑन एक्सीडेंट्स एज वेल एज डाटा रिजल्टिंग फ्रॉम सर्वेलेंस ऑफ द वर्किंग एनवायरनमेंट एंड ऑफ द हेल्थ ऑफ द एम्प्लॉयज ऑफ सच एस्टेब्लिशमेंट। मतलब है कि यहाँ पे जो भी एक्सीडेंट्स होता है या हुआ है उसका डाटा, ठीक है। उसके बाद जो वर्किंग एनवायरनमेंट को इंस्पेक्शन के दौरान जो भी रिपोर्ट होता है उसका रिपोर्ट। उसके बाद जो एम्प्लॉयज होते हैं उनका जो हेल्थ का जो डाटा होता है, ये डाटा उनके पास आना चाहिए, मतलब उनका रीच में होना चाहिए, ठीक है। ये दोनों चीज़ सेफ्टी कमेटी के पास होना चाहिए ताकि वो उसमें डिसीजन लेने में ईजी होता है। 5 क्या बोल रहा है, द एम्प्लॉयर शैल विद इन 15 days from the date or receipt of the recommendations of the safety committee take action to implement such recommendations। मतलब यहाँ पे बात करें, ये चीज़ हम लोग पहले भी हम लोग जानते थे। जैसे वहाँ पे 2 चीज़ था, एक वर्कमैन इंस्पेक्टर का था और एक था वहाँ पे कि रिकमेंडेशन जो रहता है, रिकमेंडेशन का वो अगर होगा तो वहाँ पे भी आपको विद इन 15 days आपको वहाँ पे इम्प्लीमेंट करना है या फिर एक्शन लेना है। और वर्कमैन इंस्पेक्टर का इंस्पेक्शन के दौरान भी जो रिपोर्ट आता है उसको भी आपको 15 days में करना है। तो किसका था वो ड्यूटी? वहाँ पे मैनेजर का भी था और एम्प्लॉयर का भी था।
तो सेम चीज़ यहाँ पे कि 15 डेज में आपको जो भी रिकमेंडेशन जाएगा सेफ्टी कमेटी से, उसको 15 डेज के अंदर आपको इम्प्लीमेंट करना है। ओके, तो ये हो गया सेफ्टी कमेटी का जो बनाते हैं, या फिर जो ओवरऑल एक आइडिया हो गया। उसके बाद हम लोग अगर एक्सप्लिसिटली बात करेंगे कैसे कंपोजिशन होता है सेफ्टी कमेटी, उसके लिए यहाँ पे दो चीज़ें, एक दे दिया जो माइंस को छोड़ के, एक्सेप्ट इन माइंस, ठीक है, माइंस को छोड़ के बाकी जो जितना भी हम लोग का इंडस्ट्री है। लेकिन अगर माइंस के बारे में बात करें तो सीधा यहाँ पे आते हैं रूल नंबर 16। ध्यान रखना, कंपोजिशन ऑफ सेफ्टी कमेटी इन माइंस, ठीक है। पहला चीज यहाँ पे सेफ्टी कमेटी का है कि द सेफ्टी कमेटी शैल कंसिस्ट ऑफ एन इक्वल नंबर ऑफ मेंबर्स रिप्रेजेंटिंग एम्प्लॉयर एंड वर्कर्स। ये बार बार हम लोग देख रहे हैं कि भाई जितना एम्प्लॉयर से होना चाहिए उतना वहाँ पे वर्कर की तरफ से भी होना चाहिए। मतलब मैनेजमेंट की तरफ से कोई अगर आता है जितना रिप्रेजेंटेटिव, सेम रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पे वर्कर की तरफ से भी आना चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या एक लिमिटेशन दिया, शैल नॉट एक्सीड 20। मतलब जो सेफ्टी कमेटी का जो मेंबर्स होंगे उनका टोटल यहाँ पे पीपल रहेंगे 20। तो ये लिमिट कर दिया, अच्छा किया, ठीक है, एक नया चीज़, ठीक है। सेकंड में बात कर रहा है रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द एम्प्लॉयर। मतलब क्या होता है कि एम्प्लॉयर की तरफ से कौन रिप्रेजेंटेटिव बैठेंगे। अगर माइंस के हिसाब से बात करें, ओनर, एजेंट और मैनेजर की तरफ से कौन यहाँ पे बैठेंगे, तो वो प्रीफरेबली यहाँ पे बात करता है कि द ऑफिशियल इन डायरेक्ट टच विद और एसोसिएटेड विद द वर्किंग ऑफ द माइंस। माइंस का वर्किंग के साथ जो डायरेक्टली जो टच में रहते हैं या डायरेक्टली जो रिलेटेड है, प्रीफरेबली द हेड ऑफ मेजर डिपार्टमेंट्स ऑफ द माइंस। माइंस का जो डिफरेंट वहाँ पे हम लोग का डिपार्टमेंट्स होता है, माइनिंग, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, उनका जो हेड होते हैं वो प्रीफरेबल है, ठीक है। ऐसा नहीं कि और कोई ऑफिशियल नहीं बैठेंगे, लेकिन जो हेड जो डिपार्टमेंट रहते हैं वो रहना अच्छी बात है। उसके साथ साथ और ऑफिशियल भी यहाँ पे बैठ सकते हैं। तो यहाँ पे जो 3 पॉइंट यहाँ पे दिया है, ये बोल रहा है कि एम्प्लॉयर की तरफ से कौन कौन वहाँ पे बैठेंगे। पहला चीज़ मैनेजर वहाँ पे बैठेंगे, क्योंकि मैनेजर ही होते हैं इसका चेयरमैन। हम लोग का पहले भी हम लोग इसको जानते थे। सेकंड हो गया 5 ऑफिशियल और कॉम्पिटेंट पर्सन ऑफ द माइन नोमिनेटेड बाय द चेयरमैन। मैनेजर के द्वारा नोमिनेट किया हुआ 5 यहाँ पे ऑफिशियल या 5 यहाँ पे कॉम्पिटेंट पर्सन बैठेंगे, ठीक है। तो एक हो गए यहाँ पे 5 ऑफिशियल हो गए यहाँ पे उसका नोमिनेट किया हुआ। उसके बाद रहेंगे सेफ्टी ऑफिसर। ऑब्वियस चीज़ है, सेफ्टी ऑफिसर वहाँ पे रहेंगे और वो रहेंगे एज ए सेक्रेटरी टू द कमिटी। ये पहले भी हम लोग का था, यहाँ पे सेफ्टी ऑफिसर हो गए यहाँ पे, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे ये चीज़ बोल रहा है अगर वहाँ पे कोई सेफ्टी ऑफिसर कहीं पे नहीं है तो वहाँ पे जो सीनियर मोस्ट ऑफिशियल होते हैं नेक्स्ट टू द मैनेजर, वो बनेंगे वहाँ पे एज ए सेक्रेटरी, ठीक है। तो यहाँ पे एम्प्लॉयर की तरफ से कौन कौन रहेंगे, एक हो गया आपका मैनेजर जो होते हैं चेयरमैन, उसके बाद 5 ऑफिशियल या कॉम्पिटेंट पर्सन जो भी नोमिनेटेड बाय चेयरमैन, उसके बाद सेफ्टी ऑफिसर, या फिर अगर कोई सेफ्टी ऑफिसर नहीं है तो जो सीनियर मोस्ट ऑफिसर होता है नेक्स्ट टू मैनेजर, वो बनेगी वहाँ पे सेक्रेटरी ऑफ द सेफ्टी कमेटी, ठीक है। यहाँ पे हो गए 1, 5 और ये हो गए 7। तो उसके बाद चलते हैं कि कैसे हम लोग अभी देखेंगे कि भाई किस तरह सा रिप्रेजेंटेटिव दी वर्कर्स केस से वहाँ पे नॉमिनेट होते हैं या फिर वहाँ पे सिलेक्शन होता है। तो यहाँ पे 3 स्टेज है, या बोल सकते हो भाई यहाँ पे 3 फेजेस है, या 3 सिनारियो है, या 3 कंडीशन है। क्या क्या? पहले होता है कि जो माइंस में आपका एक यूनियन है, इंडिपेंडेंट वहाँ पे ट्रेड यूनियन है, या इंडिपेंडेंट वहाँ पे वर्कर्स यूनियन है, एक है सिंपल। और एक कंडीशन हो गया जहाँ पे एक से ज़्यादा यूनियन है, रजिस्टर्ड यूनियंस, ठीक है। थर्ड हो गया जहाँ पे कोई भी यूनियन वहाँ पे नहीं है, खाली वर्कर्स है, ठीक है। तो तीनों स्टेज में कैसे कैसे यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव हम लोग नॉमिनेट होता है, रिप्रेजेंटेटिव वहाँ पे सिलेक्शन होता है, उसके बारे में यहाँ पे बात करें। पहला चीज़ है जहाँ पे ओनली 1 यूनियन रहता है वर्कर्स का, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होगा, तो ये सिंपल है क्योंकि वहाँ पे सिंगल है, इसलिए वो जिसको भी चाहेगा अपना रिप्रेजेंटेटिव बना के भेजने के लिए सेफ्टी कमेटी में, वो अपना भेज देगा, ठीक है, जितना जरूरत है। ये सिंपल हो गया। नेक्स्ट क्या चलते हैं कि भाई जहाँ पे एक से ज़्यादा ट्रेड यूनियन है वहाँ पे कैसे रिप्रेजेंटेटिव वहाँ पे आएंगे, कैसे सिलेक्शन होंगे। सबको चाहेगा भाई मेरा भी आदमी चाहिए, मेरा भी आदमी वहाँ पे आना चाहिए। तो वहाँ पे क्या होगा, एक प्रोपोर्शन नंबर वहाँ पे चूज किया जाएगा, ठीक है। प्रोपोर्शनल मतलब क्या होता है कि यहाँ पे देखा जाएगा कि टोटल इंडस्ट्री में या माइंस में कितने लोग काम कर रहे हैं और उसमें से कितने लोग कौन सा यूनियन में ज्वाइन किए हैं। तो उसी के कंपैरेटिवली, उसी के प्रोपोर्शनेटली हम लोग को सिलेक्शन आएंगे कि भाई यहाँ से इतना आना चाहिए, यहाँ से इतना आना चाहिए। एक किसी का यूनियन में अगर 500 लोग हैं और कोई यूनियन में 100 लोग हैं, तो ऑब्वियस चीज़ है जो 100 लोग हैं वहाँ से एक आ सकता है, और जिसमें 500 है वहाँ से 5 आ सकते हैं। तो प्रोपोर्शनली वहाँ पे डिसाइड किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखो, अगर कोई इंडस्ट्री में जहाँ पे कोई यूनियन नहीं है, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होगा, वर्कर्स मिलके वर्कर्स रिप्रेजेंटेटिव अपना सिलेक्शन करेंगे और वहाँ पे सेफ्टी कमेटी में भेजेंगे, ठीक है। तो ये चूज अमंग देमसेल्व्स, अपने ही अंदर वो सिलेक्शन करके वो रिप्रेजेंट करके भेजेंगे, ठीक है।
प्रोवाइडेड दैट, यहाँ पे ये भी बोलता है प्रोवाइडेड दैट द एम्प्लॉयर में डिप्लॉय एन इलेक्ट्रॉनिक प्रोसेस फॉर चूजिंग रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द वर्कर्स। एम्प्लॉयर चाहेगा तो, जो ओनर एजेंट या मैनेजर चाहेगा तो एक इलेक्ट्रॉनिक प्रोसेस वो वहाँ पे लॉन्च करेगा सिलेक्शन करने के लिए। कुछ क्राइटेरिया रखा होगा, भाई कौन कोई बोल पाता है नहीं बोल पाता है, इस तरह का कुछ क्राइटेरिया रखा होगा, किस तरह क्वालिफिकेशन होना चाहिए, कुछ भी एक क्राइटेरिया बना के इलेक्ट्रॉनिक प्रोसेस कर सकता है और उसमें से वो चूज करके वर्कर्स को लेके आएगा सेफ्टी कमेटी में पार्टिसिपेट करने के लिए। ठीक है, उसके साथ हो गया। तो ये 3 कंडीशन यहाँ पे दे दिया भाई कैसे रिप्रेजेंटेटिव वहाँ पे आएंगे सेफ्टी कमेटी में। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पे एक स्पेशल चीज़ यहाँ पे ऐड किया। क्या ऐड किया? वुमेन। वुमेन जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो भी सेफ्टी कमेटी में रहना कंपलसरी है। यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कंपलसरी है। क्यों कंपलसरी है? कि वुमेन अभी देखो हर जगह पे वुमेन को वहाँ पे प्रायोरिटी दिया जा रहा है, ये वुमेन एम्पावरमेंट के अंदर भी आता है। तो इसको देखो यहाँ पे बात कर रहा है, देयर शैल बी adequate representative of the women workers on the safety committee and such representation shall not be less than the proportion of women workers to the total number of workers employed। क्या बात कर रहा है? जितने भी लोग वहाँ पे माइंस में काम कर रहे हो उसमें से जितने लोग ओमेन हैं ओनली, तो उनका प्रोपोर्शनल कैसा है? मतलब अगर कोई जगह पे वहाँ पे 1000 लोग काम कर रहे हैं एक माइंस में, ठीक है, उसमें से अगर 100 लोग होते हैं ओमेन, वहाँ पे 100 वोमेन काम कर रहे हैं, तो उनका यहाँ पे परसेंटेज कितना होगा? यहाँ पे है 10%। ओके, तो अभी देखो कि सेफ्टी कमेटी में कितने लोग होना चाहिए? सेफ्टी कमेटी में होने चाहिए 20। अगर 20 है तो 20 में इक्वल इक्वल होना चाहिए। ठीक है, मतलब 10 होने चाहिए एम्प्लॉयर की तरफ से और 10 होने चाहिए वर्कर की तरफ से। अब देखो 10 में तो हम लोग बात कर लिए कि भाई एक मैनेजर हो गए, 5 वहाँ पे हो गए भाई, आप मैनेजर जिसको नॉमिनेट करेंगे, और एक सेफ्टी ऑफिसर वहाँ पे हो गया। तो 5, एक 6, एक 7, उसके बाद जो 3 बचा, ये 3 और कोई भी आप हेड अप जो किसी को भी आप डाल सकते हैं, कोई भी ऑफिशियल, कोई भी कमिटेंट पर्सन, इवन सेफ्टी ऑफिसर कोई अगर है एक्स्ट्रा बात करें तो वो वहाँ पे आ सकते हैं। तो बाकी जो 10 बचा जो कि वर्कर्स रिप्रेजेंटेटिव आएंगे उसका 10%, ये जो यहाँ पे वुमेन का जो यहाँ पे प्रोपोर्शन हम लोग देखे थे 10%, उसी का 10%, 10 का 10% मतलब 1। तो यहाँ पे मिनिमम 1 वहाँ पे वुमेन वहाँ पे होना चाहिए रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है, तो इस तरह का है। अगर ये सोचो कि ये अगर 50 भी है, अगर ये 50 भी है 1000 से, तो ये 5% होगा। तो ये 5% 10 का मतलब कितना होता है? 0.5। ठीक है, तो 0.5 मतलब कितना होता है? मतलब आधा। आधा तो कभी नहीं होगा, मतलब मिनिमम वो 1 हो जाएगा। तो ये स्ट्रेट 1 वोमेन वहाँ पे होना जरूरी है। ठीक है, अगर यहाँ पे ज़्यादा है, अगर 1000 में से वहाँ पे 200 है, तो वहाँ पे आपका 20% हो गया। ठीक है, तो 20%, 10 का अगर 20% ले लोगे, वहाँ पे 2 बंदे हो जाएंगे, तो 2 वुमेन वहाँ पे हो जाएंगे। तो इस तरह का यहाँ पे सिलेक्शन होगा वुमेन का। ओके, लेकिन कंपलसरी है कि वुमेन वहाँ पे रहना जरूरी है। ओके, उसके बाद बात कर रहे हैं यहाँ पे, अगर कोई जगह पे जहाँ पे कोई रिकॉग्नाइज्ड कोई यूनियन नहीं है, कोई काउंसिल नहीं है, अगर वहाँ पे हम लोग को वर्कर्स रिप्रेजेंटेटिव को सिलेक्शन करने के लिए कुछ दिक्कत होता है, कुछ डिस्प्यूट होता है, तो वो डिस्प्यूट वहाँ पे फाइनल होगा कहाँ पे? ये जाएगा सीधा रीजनल लेबर कमिश्नर सेंट्रल। ठीक है, रीजनल लेबर कमिश्नर के पास जाएगा कि भाई ऐसा ऐसा हम लोग को यहाँ पे दिक्कत हो रहा है सिलेक्शन करने के लिए, तो आप इसको सॉल्व करिए। तो वो जो भी अपना वर्डिक्ट देगा, जो भी वो फाइनल करेगा, उसी को फाइनली फॉलो करना है। ओके, और यहाँ पे एक चीज़ यहाँ पे बोला है कि प्रोवाइड ऑल्सो दैट द वर्कर्स रिप्रेजेंटेटिव्स एटलीस्ट 1 फ्रॉम ईच लाइक माइनिंग, इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल डिसिप्लिन से नॉमिनेट या इलेक्ट होना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ पहले था हम लोग का वर्कमैन इंस्पेक्टर को लेके, लेकिन अभी वर्कमैन इंस्पेक्टर का पूरा कॉन्सेप्ट को यहाँ पे ख़त्म कर दिया है। यहाँ पे उसको डायरेक्टली बोला है कि वर्कर्स रिप्रेजेंटेटिव। तो यहाँ पे माइनिंग से भी होने चाहिए, इलेक्ट्रिकल से भी होना चाहिए, और मैकेनिकल से भी होना चाहिए। अगर वहाँ पे 10 जन रिप्रेजेंटेटिव वहाँ पे होने चाहिए वर्कर की तरफ से, तो वहाँ पे एक माइनिंग का ले सकते हैं, एक इलेक्ट्रिकल ले सकते हैं, एक मैकेनिकल ले सकते हैं, और उसके बाद जैसा रहेगा आपको वुमेन वहाँ पे रह जाएंगे। लेकिन वुमेन का यहाँ पे ये नहीं बताया कि कौन सा डिपार्टमेंट होना चाहिए, लेकिन वुमेन रिप्रेजेंटेटिव वहाँ पे होना चाहिए। ठीक है, अगर आप उनको इंक्लूड कर देते हैं, चाहे माइनिंग में हो चाहे मैकेनिकल में, तो वो भी चलेगा, लेकिन आपको मिनिमम वहाँ पे 3 तो लेना ही है, उसके बाद बाकी जो रहेंगे उसको आपको ऐड करना है। तो ये हो गया कि भाई कैसे सेफ्टी कमेटी वहाँ पे बनता है, कॉम्पोजिशन। ठीक है, तो कौन कौन रहेगा वहाँ पे, और एक बार बोल देते हैं। एक हो गया आपका चेयरमैन, एक हो गया 5 वो नॉमिनेट करेगा, और एक रहेगा सेफ्टी ऑफिसर। उसके बाद भी और भी कोई ऑफिशियल कॉम्पिटेंट पर्सन वहाँ पे बैठ सकते हैं।
और वर्कर्स रिप्रेजेंटेटिव वही रहेंगे जो उनको रिप्रेजेंटेटिव करके उनको यूनियन वाले भेजेंगे। उसके बाद एक वहाँ पे वोमेन रहना जरूरी है, उनका जितना भी प्रोपोर्शनेट रहता है वहाँ पे जितना भी परसेंटेज आएगा उसी हिसाब से वहाँ पे देना है। उसके बाद जो वर्कर्स रिप्रेजेंटेटिव, वर्क वन इंस्पेक्टर का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, तो वर्कर्स रिप्रेजेंटेटिव वहाँ पे जो रहेंगे वो माइनिंग की तरफ से, इलेक्ट्रिकल की तरफ से और मैकेनिकल की तरफ से रहेंगे। ठीक है, सिंपल है, हो गया, लेकिन मैक्सिमम 20। अब देखो टेन्योर जो कि कितना साल होना चाहिए उनका टेन्योर, तो यहाँ पे सेफ्टी कमेटी का टेन्योर यहाँ पे 3 साल का है। ठीक है, 3 ईयर्स में यहाँ पे होगा। ओके, उसके बाद ये हो गया सेक्शन, ये हो गया रूल नंबर 16। अब चलो रूल नंबर 17, दैट इज फंक्शन ऑफ सेफ्टी कमेटी, कैसे फंक्शन करता है माइंस में। पहला चीज होता है तो डिस्कस द रिमेडियल मेजर्स अगेंस्ट द अनसेफ कंडीशंस एंड प्रैक्टिसेस इन माइंस। ओके, आज पॉइंटेड आउट इन रिपोर्ट्स ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ब्रॉट टू नोटिस ऑफ द कमिटी एंड मेक अप्रोप्रिएट रिकमेंडेशंस। तो यहाँ पे बात करता है कि जो भी अनसेफ कंडीशंस होता है माइंस में या अनसेफ प्रैक्टिसेस होता है, जिसको एक रिप्रेजेंटेटिव, जो वर्कर्स रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, चाहे माइनिंग का हो, चाहे इलेक्ट्रिकल का, चाहे मैकेनिकल या कोई भी जो कि सेफ्टी कमेटी का मेंबर है, वो अगर वो सेफ्टी कमेटी के पास में वो चीज़ को लेके आते हैं तो उनके ऊपर डिस्कशन होगा और उसका जो भी सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, जो भी रिमेडियल मेजर्स होता है, जो भी मिटिगेशन मेजर्स हो सकते हैं, उसको ऊपर एक्शन लेना है। ये हो गया पहला। सेकेंडली यहाँ पे बोल रहा है कि माइंस में अगर आप कोई नया एरिया चालू कर रहे हैं या माइन ऑपरेशन वहाँ पे चालू कर रहे हैं या फिर कोई नया टेक्नोलॉजी लेके आए हैं जो कि माइंस में आप इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, ठीक है, या इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं, तो उसको कंसिडर करके उसका क्या इफेक्ट आएगा, उसका हेल्थ, सेफ्टी और हेल्थ में क्या क्या चेंजेस या क्या क्या इफेक्ट आ सकता है उसको लेके, और क्या क्या मेजर्स हम लोग को स्टेप्स लेना है, उसके ऊपर भी डिस्कशन होगा। ओके, उसके बाद बात करता है कि अगर टू डिस्कस द रिपोर्ट ऑफ इंक्वायरी इनटू एक्सीडेंट, डेंजरस ऑकरेंस एंड मेक अप्रोप्रिएट रिकमेंडेशंस। जो भी डेंजरस ऑकरेंसेस होता है या फिर कोई अगर एक्सीडेंट होता है, उसका जो इंक्वायरी रिपोर्ट होता है उसको डिस्कशन करना, और इस तरह का कोई कंडीशन बाद में या फ्यूचर में ना आए उसके लिए आपको जो भी स्टेप्स होता है उसको वहाँ पे रिकमेंड करना। ये हो गया और एक चीज़। उसके बाद होता है टू फॉर्मुलेट एंड इम्प्लीमेंट क्या अप्रोप्रिएट सेफ्टी कैंपेन्स बेस्ड ऑन एनालिसिस ऑफ द एक्सीडेंट एंड डेंजरस ऑकरेंस। जो अभी हम लोग बात किए कि जो डेंजरस ऑकरेंस या फिर जो भी एक्सीडेंट होता है उसका एनालिसिस करने के बाद जो भी चेंजेस हम लोग करना चाहते हैं, जो भी रिकमेंडेशंस हम लोग वहाँ पे इम्प्लीमेंट करना चाहिए माइंस में, उसको फॉर्मुलेट करना और इम्प्लीमेंट करना। ठीक है, और उसके ऊपर में सेफ्टी कैंपेनिंग कराना। मतलब कैंपेनिंग मतलब क्या होता है कि एक अवेयरनेस प्रोग्राम होता है कि फ्यूचर में इस तरह का चीज़ कुछ बाद में ना हो, तो अवेयरनेस करना, सबको बताना भाई ऐसा ऐसा होता है, ऐसा नहीं करना, जो भी है। उसके बाद बात करते हैं टू सर्व एज ए फोरम ऑफ कम्युनिकेशन ऑन सेफ्टी एंड ऑक्यूपेशनल हेल्थ मैटर्स। ये एक सेफ्टी कमेटी एक फोरम बनता है कम्युनिकेशन का, सेफ्टी और हेल्थ के रिलेटेड कुछ भी चीज़ को लेके अगर कुछ डिस्कशन करना है, कहीं पे अगर कुछ बात करना है, अगर ऊपर तक भी इसको हाईलाइट करना है, तो ये एक फोरम बन जाता है कि जो भी आए, चाहे ऑफिशियल हो चाहे वर्कर्स रिप्रेजेंटेटिव हो, वो आकर वहाँ पे बात कर सकते हैं। ये चीज़ आपको याद है, ये जो फोरम का बात है, एक हम लोग का आया था ड्यूटीज़ ऑफ द एम्प्लॉयज़ जो हम लोग देखे थे, और ड्यूटी ऑफ द एम्प्लॉयज़ में ये चीज़ था कि अगर उसको कहीं पे कुछ दिखता है जो कि कुछ अनसेफ है, कुछ गड़बड़ हो सकता है, वो जाके सेफ्टी कमेटी के थ्रू में बात उठा सकता है। ठीक है, वो सेफ्टी कमेटी को भी बता सकता है, एम्प्लॉयर को भी बता सकता है और इंस्पेक्टर को भी बता सकता है। ये वही चीज़ है। ठीक है, तो कोई भी चाहेगा सेफ्टी कमेटी में आके वो बोल सकता है कि इस तरह का चीज़ हो रहा है, ये गलत है, जो भी है, जो भी अगर उसको लगता है कि नहीं ये हार्मफुल है और किसी के लिए या डेंजरस है, वो यहाँ पे उठा सकते हैं। उसके बाद होता है और किसके बारे में यहाँ पे, तो टू डिस्कस द स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीज्योर। ठीक है, जो डिफरेंट प्लांट के लिए, इक्विपमेंट के लिए नया नया इंस्टॉलेशन अगर कहीं करते हैं, या फिर माइंस का जो मेथड ऑफ माइनिंग होता है, जो भी होता है, इसके ऊपर आपको स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जो होता है उसको ऊपर भी डिस्कशन करना, ये भी उनका काम रहेगा। उसके बाद होता है जो फाइनल एक मेजर चीज़ होता है, ये होता है टू रिव्यू द सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान। ठीक है, तो मैनेजमेंट जो एसएमपी होता है उसको रिव्यू करना, ये भी सेफ्टी कमेटी का यहाँ पे काम बोला है। ये चीज़ पहले नहीं था। पहले नॉर्मल जैसे सेफ्टी, आप अगर माइंस रूल में जाओगे, यहाँ पे बात किया था भाई डिस्कशन करना, कुछ जो भी अनसेफ कंडीशन है या जो भी अनसेफ प्रैक्टिस है उसको डिस्कशन करना। माइंस में अगर कोई नया चीज़ काम कर रहे हैं, जो चीज़ अभी है कि नया कोई अगर ऑपरेशन चालू कर रहे हैं उसको भी करना, रिपोर्ट का इंक्वायरी, एक्सीडेंट रिपोर्ट का इंक्वायरी करना, और उसके बाद सेफ्टी कैंपेन करके इंप्लीमेंट करना जो आपका रिकमेंडेशंस होता है। उसके बाद देखो यहाँ पे कोई भी एसएमपी को लेके कुछ नहीं दिया था क्योंकि ये बहुत पुराना था, तो कोड में सीधा बोल रहा है कि सेफ्टी कमेटी का ये काम है या फिर ये ड्यूटी होता है, उसका फंक्शन होता है कि भाई सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान को रिव्यू करना।
ठीक है। ये नॉर्मली सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान रिव्यू जो होता है वो साल में एक बार होता है, लेकिन अगर आप चाहोगे तो हर टाइम में आप सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान को रिव्यू करके नया नया चीज़ वहाँ पर रिकमेंड कर सकते हो, ठीक है। और वहाँ पे एसओपी का भी बात नहीं किया था 1955 में, तो यहाँ पे ये एसओपी को भी लेके आ रहा है, ठीक है। तो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर को भी आपको यहाँ पे बात करना है। बाकी ये फोरम भी है, वो भी नहीं था 1955 में। बाकी ये ऊपर वाला जितना वो सब था। तो लास्ट जो 3 पॉइंट है ये पहले पहले नहीं था। तो ये हो गया एक सेफ्टी कमेटी बनता कैसे है, उसका फंक्शन मतलब कैसे वो काम करता है, और क्या क्या चीज़ के ऊपर ये फोकस करता है और डिस्कशन करना चाहिए, इंक्लूडिंग सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान। तो इसके बारे में यहाँ पे बात करता है। ओके, तो फ्रेंड्स अभी देखो आज हम लोग क्या क्या देखे, रिसर्च रिलेटेड एक्टिविटी कैसे रिसर्च कराते हैं हम लोग। उसके बाद हो गया कि भाई जो सर्वे होता है ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ सर्वे वो कैसे होता है। उसके बाद सेफ्टी कमेटी कैसे बनता है और उसका फंक्शन क्या होता है, ठीक है। तो इस वीडियो में इसको हम लोग कवर किए। इसका नेक्स्ट जो वीडियो आएगा इसमें लेके आएंगे सेफ्टी ऑफिसर। सेफ्टी ऑफिसर को इसमें भी मैं इंक्लूड कर सकता था, लेकिन सेफ्टी ऑफिसर को थोड़ा सा वहाँ पे चेंजेस किया है, अच्छा चेंज किया है, तो मैं एक दूसरा उसमें लेके आऊँगा वीडियो। क्योंकि उसमें क्या ना, जैसे यहाँ पे पर्टिकुलर लिख दिया है कि जो भी उसका फंक्शन होना चाहिए सेफ्टी कमेटी का, वहाँ पे सेफ्टी ऑफिसर क्या करना चाहिए उसके लिए पूरा पर्टिकुलर लिख दिया है। वो चीज़ नहीं था पहले, ठीक है। तो वहाँ पे उसका जो ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है उसको एक अलग सा वहाँ पे अहमियत दिया है। तो इसीलिए मैं उसके लिए एक अलग सा यहाँ पे एक एक्सक्लूसिव वीडियो उसको लेके आऊँगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगे, आपको गाइड करे आपका एग्जामिनेशन के लिए, आपका पढ़ाई के लिए। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगला वीडियो में। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। जय हिंद।